हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस का टाइम टेबल सुबह को 7 बजे होता है हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह में 9 बजे होता है आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है और शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास। जब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम शाम को 8 बजे करेंगे यूपीजी की क्लास। तो क्लासेस में आना नहीं भूलना है और कोई भी क्लास को देखना नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जितने भी फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी रिलेटेड मटेरियल नहीं है। जो भी फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड मटेरियल है, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी सूचना या जो भी अपडेट होती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। और पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है और अपना स्कोर काउंट करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है या आपने पहले नहीं पढ़ा है उसको आपको नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन है कि एगम शब्द है। एगम शब्द तत्सम है, तद्भव, देशज या विदेशी। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि एगम्य का तद्भव रूप होता है एगम। तो एगम्य कैसा शब्द हुआ? तत्सम। और जब तत्सम और एगम्य का तद्भव रूप क्या होता है? एगम। तो एगम क्या हुआ? तद्भव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यहाँ पर पता था कि एगम का तत्सम रूप क्या होता है, या आपको पता होता है कि जो भी शब्द दिया होता है कि उसका तत्सम या तद्भव रूप कौन सा है, तब आप फटाफट उसको आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि हमको पता था कि एगम तद्भव है, तो हमको पता होना चाहिए जब ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या है। तो तत्सम हमने आपको बताया कि एगम्य है। अगर आपको पता ही नहीं होता कि एगम तद्भव है या तत्सम है, पता तब होता जब आपको एगम्य की भी जानकारी होती। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो वाक्य किस प्रकार का है? अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी ये वाला साइन देखिए, इसको हम टपकता आंसू भी बोलते हैं, इसको हम विस्मयादि बोधक क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तो ये कौन सा हुआ? तो वाक्य किस प्रकार का हुआ? निषेधात्मक। निषेधात्मक तब होता जब ये कहता कि सुंदर दृश्य नहीं है, यानी कि नकार दिया जाती बात, तब होता है आपका निषेधवाचक। अभी अभी बताया आपको, जहाँ पर भी ये वाला साइन देखिए तो वहाँ पर होता है आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य है। बात करें हम इच्छावाचक की, तो इच्छावाचक में दो प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। एक तो जैसे आप बोलते हो कि आपका भला हो। एक होता है इच्छावाचक में, काश मैं पास हो जाऊं या भगवान जी मुझे पास कर दो। तो ये दोनों प्रकार के आपके इच्छावाचक वाक्य हुए। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है, जैसे एक गिलास पानी लाओ या दरवाज़ा खोल कर आओ। इस तरह से जो भी आपको ऑर्डर दिया जाता है वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पर तो हमारा बी ऑप्शन सही था, विस्मयवाचक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर बताना है आपको अलंकार। तो देखिए, बात की जा रही है उपमेय में उपमान की संभावना की, ठीक है। तो वहाँ पर उपमा होगा उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। अब देखिए, अलंकार में मैंने आपको डेफिनेशन इसीलिए पढ़ाई थी कि जब आपकी डेफिनेशन आ जाती है तब आप हो जाते हो कंफ्यूज। इसीलिए आपको वहाँ पर डेफिनेशन बताई थी मैंने जब आपको अलंकार कराए थे। अलंकार हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे ताकि आपके पास ऊपर प्रेशर भी ना हो, और आपकी डिमांड के अनुसार आपने बोला था कि अलंकार कितने भी पढ़ लें कन्फ्यूज़न रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने 6-7 बुक्स को लेकर के और अपने हैंड रिटन नोट्स को लेकर के
उसकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और ये वाली डेफिनेशन के साथ भी, क्योंकि ये मैंने आपसे बोला था सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है और बहुत आसान से शब्दों में उसको परिवर्तित करके मैंने आपको समझाए थे अलंकार। और उसके साथ मैंने आपको किसी में 3, किसी में 4 और यहाँ तक कि 5-5 एग्जाम्पल के साथ भी कराए थे। उसके बाद हमने अलंकार की प्रैक्टिस की थी। उसके भी बाद हमने अलंकार के 20 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस सेट में कवर किए। इतना सारा मटेरियल आपको अलंकार का मैंने दे दिया था, वो भी आपकी डिमांड के अनुसार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हिंदी टॉपिक वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान मैंने आपको बताई थी। जहाँ भी बोल दे, जैसे आपसे बोलेगा कमल रूपी चरण, इस तरह से बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ भी तुलना की जाए, तुलना सूचक शब्द के साथ तुलना की जाती है। सा, सम, सी, जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, तो इस तरह से सा आ गया, तो वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। उपमा से ही आप समझ सकते हो कि जहाँ उपमा की जाए। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मैंने आपको बताया था कि जहाँ तुलना की जाए और पूरा पूरा मान लिया जाए, जैसे चरण कमल, यानी चरणों को कमल ही मान लिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक और पहचान बताई थी मैंने आपको, जनु, जनहु, मनु, मनहु, इस तरह के जहाँ पर भी जानो मानो वाले शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों को एक साथ रख के कराया था, जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और दोनों में मैंने आपको डिफरेंस यानी कि अंतर भी बताया था कि किस तरह से दोनों के बीच का आप अंतर क्लियर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए और देख लीजिएगा वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में भी लास्ट तक जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष बताना है। तो देखिए दोष किसका हुआ? मीठा, सॉरी इतना मीठा, क्योंकि ये होता मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। ना ही ये हो सकता कि इतनी मीठा चाय नहीं पी सकता, ना ही ये हो सकता है कि मैं इतना मीठी चाय नहीं पी सकता। तो अब आपको बताना है कि अन्विति का दोष है, पदक्रम का दोष है, क्रिया का या फिर सर्वनाम का। तो फटाफट से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर होगा अन्विति का दोष, क्योंकि चाय, चाय कैसे शब्द है? चाय हो गया आपका संज्ञा, मीठा, मीठा हो गया विशेषण। तो दोनों को मिला करके क्या हुआ आपका? अन्विति। पदक्रम, पदक्रम आप समझते ही हो कि अगर आपसे बोला जाता कि मैं चाय मीठी सकता नहीं पी, मतलब इस तरह से कि पदों को इधर उधर करके रखा गया हो, तब होता आपका पदक्रम का दोष। बात कर लेते हैं क्रिया की। तो क्रिया हो गई आपकी पीना। बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम हो गया मैं। तीनों ऑप्शंस आपको क्लियर थे। आपको अन्विति नहीं भी पता था तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाता बहुत ही आसानी के साथ। तो ये है तरीका जब आपको कुछ भी समझ ना आए और आपको अपना क्वेश्चन करना है। तो आप ये देख लीजिए कि ऑप्शंस को किस तरह से हम एलिमिनेट करें। तो यही होता है दोस्तों एलिमिनेशन, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें ये तो लिखा हुआ ही गलत है, और पुस्तकाएं तो आपको पता है कि ना ही पुस्तकाएं होगा ना ही ये वाला पुस्तकें, या तो पुस्तकों या पुस्तकें। तो देखिए पुस्तकों होता है आपका त्रयक बहुवचन और पुस्तकें आपका होगा बिल्कुल सही बहुवचन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि त्रयक बहुवचन है या साधारण बहुवचन है? तो देखिए जहाँ पर भी कोई आपका अन्य शब्द लग जाता है, जैसे बात करें, जैसे आपका बाद में आएगा पुस्तकों को या पुस्तकों की, पुस्तकों के लिए, तो इस तरह से जहाँ पर आगे सेंटेंस बन जाता है तो वो होते हैं आपके त्रयक बहुवचन। और यहाँ पर पुस्तकें, अब आपसे बोला गया है कि पुस्तकें, या तो बोलेगा रख दीजिए, पुस्तकें उठा लाइए,
ऐसे नहीं बोलेगा कि पुस्तकें को उठा लाइए। तो देखिए यहाँ पर आपका कोई भी अन्य शब्द नहीं जुड़ रहा है। इनको हम अव्यय शब्द भी बोल सकते हैं, इनको हम परसर्ग भी बोल सकते हैं, जैसे का की ये होते हैं, इनको हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये आपके लगेंगे त्रियक बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? तो आपको पता है कि ए स्वर है, ऊ स्वर है, ई स्वर है, लेकिन ये जो है हमारा निय, ये है हमारा व्यंजन और वर्ग का पंचमा अक्षर, और पंचमा अक्षर को हम बोलते हैं अनुनासिक या फिर अनुस्वार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बलवान भी हो यानी शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत धीर यानी कि धैर्यवान भी हो, और योद्धा नायक भी हो। तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए उसको बोला जाता है धीरोदात्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? और मुहावरा है आपका कि आंखें खुली, तो बताना है कि आंखें खुलने का सही अर्थ क्या होगा। सच्चाई समझ में आना, डर जाना, होश में आना या फिर नींद खुलना। तो फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए। तो देखिए आंखें खुलना, या तो आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए सच्चाई समझ में आना, या फिर आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी कि आंखें खुलना, होश में आना। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त आंसर मुहावरे के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा कि सच्चाई समझ में आना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आपका होना जायज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ए कैसे है और ऑप्शन सी कैसे नहीं है। अब देखिए आंखें खुलने का अर्थ तो होश में भी आना है, लेकिन यहाँ पर आपको वाक्य के अनुसार देखना है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो होश में आया या सच्चाई को समझ गया। अब कौन सा उपयुक्त होगा? तो अब आपने भी यही ऑप्शन लगाया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें मुहावरे के साथ अगर वाक्य दिया गया है, जैसा कि मैं आपको करा भी चुका हूँ, तो वहाँ पर हमको वाक्य के अनुसार ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो इसका उपयुक्त आंसर होगा वही हमको लगाना पड़ेगा। एक मुहावरे के दो भी अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि उनका सेंस सेम करके उसके वाक्यों में इसके जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर हमको उस सेंटेंस के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। वही क्वेश्चन है कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला और छठा अपने स्थान पर रहेंगे, बाकी के 4 अंश ये रह लेवे इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले से। तो पहली लाइन है आपके कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। अब देखिए आपको पता है कि जो पुरानी सामाजिक प्रथाएं थी उसमें दहेज प्रथा जो थी उसको आप ढूंढ सकते हो। आप सभी को पता है कि दहेज प्रथा क्या है। बात की गई है उसके जन्म की, तो जन्म कहाँ से आया है? पुरानी सामाजिक प्रथाओं से ही जन्म हुआ है उसका, और दहेज प्रथा आज भी चल रही है। अब बताना है कि इसके बाद आपका कौन सा अंश उपयुक्त होगा। तो ले, व, ये या रे। तो सबसे पहले ले को ही देखते हैं कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है।
अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो। तो देखिए उसे, तो इससे पहले कुछ ना कुछ और आया होगा और यहाँ पर अपना से भी वाक्य को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ये वाक्य के बीच का अंश है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहर के फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ले आपका बिल्कुल गलत, तो पहला ऑप्शन ख़त्म। बै से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए, जब आपसे बोला गया है कि पुरानी सामाजिक प्रथाओं में दहेज प्रथा का जन्म ढूंढा जा सकता है, उपहार में उसे, फिर से उसे, तो ये भी आपका ख़त्म बचता है यह और रे। जब आप यह की बात करते हो तो फिर से उसे बोला गया है, तो इसके पहले कहीं ना कहीं रे ही हमारा उपयुक्त होगा। तो रे को जब हम देखते हैं कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है विवाह के बाद। अब देखिए दहेज प्रथा किस में चलती है, विवाह में, तो विवाह के बाद लड़की नए घर में जाती है। तो अब हमारा बिल्कुल सही है कि उसे आया था लड़की के लिए। इसी तरह से आपको एक छोटी सी कड़ी देखनी होती है अपने वाक्य को सही करने के लिए, और ऐसे छोटे छोटे अंश को देख करके आप समझ सकते हो कि हमारा कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो अब हमारा डी ऑप्शन सही है, तो हम क्यों ना डी के हिसाब से ही चलें, पहले रे, फिर ये, फिर ले और फिर बे। तो सबसे पहले हमारा रे आ गया, उसके बाद आएगा हमारा ये कि विवाह के बाद लड़की नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। किसको, लड़की को, तो बिल्कुल सही, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। उपहार में उसे गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी। अब देखिए बात की गई है नई गृहस्थी बसानी है, तो गृहस्थी में कामकाज वाली वस्तुएं, तो फिर से हमको एक मैच मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि काम में आने वाली वस्तुएं, अब इससे पहले कुछ ना कुछ इस बारे में बात की गई होगी, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन के हिसाब से ले आएगा पहले। तो हमको यह के बाद ले देखना है। अब बताना ज़रूरी था कि बै क्यों नहीं आ सकता, वैसे तो हमको बै देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ऑप्शन हमारा जब रै से स्टार्ट है तो सीधे सीधे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, हो सकता है कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ आ जाए। तो सबसे पहले हमारा रे आ गया, फिर हमारा यह के बाद हम देखते हैं कि उसे नई गृहस्थी बसानी होती है अपना नया घोंसला बनाने के लिए, बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। अब देखिए उपहार, अब उपहार से ही स्टार्ट हो गए, तो बिल्कुल सही है कि उपहार देने का रिवाज था। अब बताएगा कि उपहार में उसे क्या क्या दिया जाता था। उपहार में उसे गृहस्थी के काम में आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थीं और कोई बाध्यता नहीं होती थी कि क्या देना है और क्या नहीं, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चित्त और चित। चित्त हमारा दुविधा होती है, पराजित, चंचल या फिर मन। तो चित्त आपको पता है कहीं ना कहीं आपका मन ही होता है। चित्त अगर हम देखते हैं तो चित्त थका हुआ, अंतःकरण पराजित या फिर पीठ के बल पड़ा हुआ। तो देखिए पराजित तो हो सकता है चित्त का मतलब, लेकिन पीठ के बल पड़ा हुआ भी तो हो सकता है। और हमारा चित्त का अर्थ मन ही होता है, ना कि चंचल। मन चंचल होता है, लेकिन चित्त मन को ही कहा गया है। तो हमसे उपयुक्त अर्थ पूछा है, तो चित्त का अर्थ हो गया मन और चित्त का अर्थ हो गया पीठ के बल पड़ा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ध्यान दीजिए, जो नहीं है वही बताना है। तो देखिए चुप्पी, जब आप चुप्पी साध लोगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे, तो शांति। मौन, मौन भी शांति होता है, जिसको आप साइलेंट बोलते हो। नीरवता और बचा आकाश। अब आपको सीधे सीधे पता है कि शांति का अर्थ आकाश तो होता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हमसे पूछा है, और आपको नीरवता नहीं भी पता है, फिर भी आपका क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13।
व्याख्यान में कौन सी संधि है? तो व्याख्या, तो सबसे पहले होगा आपका व्याख्या प्लस के आन। तो व्याख्या प्लस के आन, तो ये क्या हो गया आपका आ प्लस के आ, और जहाँ पर आ प्लस के आ आता है वो बनता भी बड़ा आ ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि। गुण संधि, गुण संधि का एक छोटा सा सूत्र है, जहाँ भी आपका एक ही मात्रा बन जाए वहाँ पर गुण संधि हो जाती है, जहाँ पर आपकी डबल मात्राएं बन जाए वहाँ पर वृद्धि संधि, ई का ये ऊ का वह वहाँ पर यण संधि, री का रे बन जाता है, और विसर्ग आप अच्छे से पहचानते ही हो। तो अगर आपको संधि अच्छे से नहीं आती है या अभी भी आपका डाउट आ रहा है तो हिंदी टॉपिक वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के संधि, समास, संज्ञा, विशेषण, क्रिया देख सकते हो। सारी की सारी क्लासेज, सभी क्लासेज हमारी इस तरह से होती हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प। अत्युत्तम, तो सबसे पहले आपको स्वयं से करके देखनी पड़ेगी संधि। अति प्लस के उत्तम कौन सा हो गया? तो मैंने आपको बताया था कि ई का ये बन गया, ई का ये, तो अत्युत्तम यहाँ पर होगी आपकी यण संधि। संधि की अगर बात की जाए, अति उत्तम हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अति प्लस के उत्तम, अति उत्तम यण संधि। कुछ भी आपसे पूछ ले, आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए अपने क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे वो हमसे संधि का नाम पूछे, चाहे हमसे संधि विच्छेद पूछे, चाहे संधि का विलोम पूछे या संधि का अर्थ। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? यानी कि 3 बिल्कुल हमारे सही हैं, एक हमारा गलत है। और विलोम शब्द मैंने आपको कराए थे 200 क्वेश्चन वाक्य में प्रयोग करके भी कराए कि अगर वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछता है तब उपयुक्त विलोम क्या होगा, और सीधे सीधे कि शब्द का विलोम पूछ लेता है तब क्या होगा। जिसमें भी आपको कन्फ्यूज़न था वो भी सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो फटाफट से बताइए कि इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निष्कर्ष और सानुनासिक का निर्नुनासिक। तो फटाफट बताइए कि आपका कौन सा गलत है। तो देखिए उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, आपका सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताना है कि सही विलोम शब्द युग्म। इस बार आपको सही वाला बताना है। पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो फटाफट से अपना बताइए। देखिए पाठ्य का होता है अपाठ्य, शिष्ट का अशिष्ट और संश्लिष्ट का क्लिष्ट। यहाँ पर नत और अवनत बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं कि कॉन्फ्रेंस का हिंदी पर्याय क्या है। कॉन्फ्रेंस का बैठक होता है, सम्मेलन, समारोह या फिर वार्तालाप। यकीन मानिए इस तरह के हिंदी वाले शब्द आपसे कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से इंग्लिश वाले और 3 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से हिंदी वाले। एक बार आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है, एक बार आपको इंग्लिश से हिंदी बनानी है। हो सकता है आपसे 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएँ इससे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अधिकतर गलत ही होते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए कि कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन। अब आपको समारोह भी लग रहा होगा और आपको बैठक भी लग रहा होगा, लेकिन जो सही उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये है ऑनोरेरियम। तो इसका अर्थ बताना है कि ऑनोरेरियम का अर्थ क्या होगा। पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान या वेतन, स्थिरीकरण। तो फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑनरेरियम, मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। अब देखिए बात करते हैं समास की। तो समास भी मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा पहचान के साथ और 3 4 उदाहरण के साथ आपका समास कराए थे कि यदि आप अपादान की बात करते हो
और अपादान का एग्जाम्पल आता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो अपादान कारक पेड़ में होगा या पत्ते में। जब आप बाज़ार जाते हो और आप पूछते हो कि आलू किस भाव है, उसमें कौन सा कारक होगा। और जब आपको मोल भाव यानी कि बताना हो कि 10 रुपये किलो आलू हैं, तब उसमें कौन सा समास होगा। तो यानी कि ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के समास होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 10 रुपये किलो आलू, अब बताना है आपको कि कौन सा समास है। अब आप इसमें देखते रह जाओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए कि 10 रुपये किलो आलू में कौन सा समास होगा। तो सतसई जब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सतसई यानी कि सत, और सत से आ गया आपका सात, और सात यानी कि जहाँ पर संख्या दी होती है वहाँ पर होता है हमारा द्विगु समास। सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व जहाँ पर भी विलोम शब्द की बात की जाए। बाकी की अगर आपको पहचान देखनी है इनकी एक्स्ट्रा पहचान के साथ, तो जाकर क्लास देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम? रांगी राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए ये हो जाएगा प्लॉट का मोर्चा, ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। अब इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, इसको या किसने कहा। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में ही मिलेंगे और ये आपको नोट ही करने पड़ेंगे अगर आप अपना स्कोर हिंदी में अच्छा करना चाहते हो। तो ये वही वाले क्वेश्चन है जिसको आप बोलते हो कि साहित्य तो हमसे भाई आता ही नहीं है, और जो हिंदी के नंबर हमारे जाते हैं वो साहित्य को ही लेकर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इनको नोट कर लीजिए। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक, फटाफट से बताइए कि कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिव मूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या फिर मंजूर एहतेशाम। तो देखिए जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है शिव मूर्ति, सभी का यहाँ पर होने वाला है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब आपको पता है कि आपसे उज्ज्वल ही पूछा है, तो सबसे पहले आपको उसको स्वयं से लिख लेना है कि उज्ज्वल हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए उज्ज फिर आता है ज्वल, ज्वल यानी कि वह बनेगा, वह बिना पेट चीरा। और आपसे जब ज्वल पूछा गया है तो ज्वल लिखा जाता है ऐसे। और ये तो आपको पता है कि उज यानी कि हलंत वाला यानी आधा ही बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो गए। ये हो गया उज्ज्वल, उज ज्वल हो गया, ये उज जवल हो गया और ये हो गया उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है 24। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। अब बात की गई है चारपाई की, तो जब आपको पता है कि चारपाई यानी कि पर, चारपाई पर, अधिकरण में पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कराने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब करते हैं अपना 25 क्वेश्चन। देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। तो लास्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होने वाला है कि देसिल बैना सब जन मिट्ठा विद्यापति।
पीडीएफ का आपको पता ही है कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है आपको हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्टडी मटेरियल हमारा नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बात करने के लिए है कि आप अपने जो आसपास के स्टूडेंट हैं या बाकी के फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ आप जुड़ सकें। बात कर लेते हैं एक बार अपनी क्लासेस के टाइम टेबल की और उसके बाद हम वीडियो को कर देंगे एंड। तो सुबह 7 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह 9 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 7 बजे होता है हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट और शाम को 8 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो ये 4 क्लास आपके लिए चल रही हैं। आप इनको यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल के लिए या फिर आप अपने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार आजकल जो एग्ज़ाम देती है डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट फटाफट कहीं भी दे देगी और उसके दरमियान अंतर होगा 15 से 20 दिन का। तो तैयारी आपको पहले से रखनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूपी जीके के मैंने आपको 500 क्वेश्चन कराए हैं और वो भी वही क्वेश्चन जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो उन क्लासेस को देखना नहीं भूलना। ये 500 क्वेश्चन ज़रूर कवर कर लेने हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं 500 क्वेश्चन में से मिलेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है। तो चलिए फटाफट जा कर के आप देख लीजिए और वीडियो को देते हैं यहीं पर हम विराम।